तो स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास क्या होती है, समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास को शुरू करने के पहले आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। क्या आपको इन प्रश्नों के आंसर पता है? नहीं पता है तो हम आज के चैप्टर में, आज की क्लास में इन प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो शाब्दिक अर्थ आ जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समासिक पद क्या होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर प्रकार कितने होते हैं, पदों के आधार पर प्रकार कितने होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, और कर्मधारय समास के भेद कितने होते हैं, कर्मधारय समास के उपभेद कितने होते हैं, द्विगु समास के भेद और द्वंद्व समास के भेद, यानी ये भेद यदि प्रकार भी कह सकते हैं इसको हम, तो इनके प्रकार कितने होते हैं। तो अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर नहीं पता है तो आज की क्लास में हम इन प्रश्नों के आंसर ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा रूप। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ अगर एक शब्द में कहा जाए तो एक शब्द में होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समास, तो समास होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, अब देखिए समास में इसको अगर हम देखें इसके उदाहरण के माध्यम से, तो समास क्या होता है, इसमें दो पद होते हैं। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं। पहले पद को चलिए देखते हैं, पहले पद क्या होते हैं। जैसे ये लिखा है पाठशाला, ये देखिए पाठशाला, इसमें दो शब्द हैं या दो पद हैं। तो जो दो शब्द होते हैं उन्हीं को दो पद कहते हैं। तो जो आगे वाला पद होता है इसे पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, इसके तीन नाम कह सकते हैं, पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद। और जो दूसरा वाला पद रहता है इसको उत्तर पद, द्वितीय पद या दूसरा पद। तो देखा आपने कि समास में शब्दों का मेल होता है। शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, नया अर्थ देने वाला शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो समास क्या होता है, जिसमें दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, उस दो जो पद रहते हैं, पहले वाले पद को हम पूर्व पद और दूसरे वाले पद को या पीछे वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे पाठशाला है तो पाठशाला आपकी समास है। ठीक है, संधि और समास, संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है। इसमें शब्दों का मेल होता है, शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। ठीक है, तो ये समास प्रकार हो जाएगा, समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अब समास के हम देखते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास के प्रकार जो हैं, समास के प्रकार आपके ये होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि समास के प्रकार आपके 6 होते हैं। अगर आपको संख्या आती है तो समास के प्रकार कहा जाए तो 6 होते हैं। यदि पदों के आधार पर कहा जाए, प्रयोग के आधार पर कहा जाए तो आगे देखेंगे हम। ठीक है, पर समास के प्रकार कहे जाए तो 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये इसके 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके 6 प्रकार जो हैं, एक होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव यानी होता है जिसका पहला पद अवयव हो। इन समासों में आपको दो पद देखने मिलेंगे, एक पहला पद वो भी शब्द रहेगा, दूसरा पद वो भी शब्द रहेगा। पर इस वाली समास में आपको पहला पद जो है अवयव रहेगा। अवयव मतलब ये होता है कि उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। हाँ, किसी शब्द के आगे लग जाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। तो यदि हम ये भी देखें कि इसमें उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग में किसी शब्द में एक शब्दांश लगता है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का एक भाग। तो वही इसमें होता है कि अव्ययीभाव समास में शब्द की आगे एक अवयव लगता है और शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे कि देखिए, आजन्म, जन्म जो है एक शब्द था, इसमें लगा दिया अवयव, अवयव लगा दिया तो ये बन जाता है अव्ययीभाव समास, आजन्म। ठीक है,
अब देखिए यथाशक्ति, तो यथा जो है उसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, हाँ किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है। यथाशक्ति से तात्पर्य है शक्ति के अनुसार। इसकी दो परिभाषा बनती हैं, पहला पद अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है। अब प्रधान कहाँ होगा, ये जिस दिया है ये तो हो जाएगा अव्यय। यदि हम इसको देखना है कि इसका पहला पद प्रधान होता है, प्रधान यानी मुख्य होता है, मुख्य होता है, तो इसको यदि हम समास से विग्रह करते हैं तो बनता है शक्ति के अनुसार। अगर समास विग्रह करते हैं तो बनता है शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार जो है ये शक्ति जो है पद प्रधान है और ये वाला पद जो है आश्रित पद है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पहला पद अवयवी होता है, पहला पद प्रधान होता है। ये दोनों परिभाषाएं इस समास की बनती हैं। ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथा भक्ति भक्ति के अनुसार, ठीक है, यथा योग योग्यता के अनुसार। तो अनुसार के अनुसार जो है उसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता। आप किसी शब्द के पीछे लगाते हैं या समास विग्रह करने से किसी शब्द के पीछे आता है तो उसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद मुख्य होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। आगे आप बदल सकते हो तो दूसरा पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, तो ये बन जाती है तत्पुरुष समास। जैसे तत्पुरुष समास में जैसे कि ये लिखा था हमने इसके पहले अभी पाठशाला। पाठशाला से मतलब है, शाला मतलब होता है एक स्थान जहाँ पर पाठ यानी अध्ययन करने के लिए लोग जाते हैं, तो ये हो जाता है पाठशाला। ठीक है, तो पाठशाला वह स्थान जहाँ पर लोग अध्ययन करने जाते हैं। अब शाला के आगे हम पाठशाला भी लगा सकते हैं, मधुशाला भी लगा सकते हैं, योगशाला भी लगा सकते हैं, व्यायामशाला भी लगा सकते हैं। तो आप जो लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये मुख्य हो जाता है इसमें दूसरा पद। ठीक है, ये हो जाता है प्रधान। ठीक है, तो ये दूसरा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसमें एक और पहचान होती है कि इसमें कारक चिन्ह आते हैं। अब कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो हम जब इसके प्रकार देखेंगे, तत्पुरुष समास के भेद और उसको उपभेद, तो हम इसके भेद उपभेद और कारक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए आप तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए देखिए, गाय जो है इसका दूसरा पद है और नील जो है इसकी बताई विशेषता। ठीक है, गाय जो है पहला पद है, पहला पद गाय जो है वो मुख्य पद है या विशेषण है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो दूसरा पहला पद है इसे कहते हैं हम विशेषण, इसे कहते हैं हम विशेष। कभी ये शब्द भी आ जाते हैं कभी कभार कि जैसे विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। विशेषण में विशेषता बताई जाती है और विशेष में जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। तो नील जो है विशेष्य है और गाय जो है विशेषण है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो ये हो जाती है आपकी कर्मधारय समास। ओके, इसमें पहला पद प्रधान या पहला पद अवयव, इसमें दूसरा पद प्रधान और कारक चिन्ह आते हैं। इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। अब देखिए द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद होता है संख्यावाची, पहला पद होता है संख्यावाची। संख्यावाची कैसा, जिसमें किसी का नाम ना आए, चौराहा। ठीक है, क्योंकि द्विगु समास और बहुवचन समास में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपने कहा त्रिनेत्र तो भले ही उसमें त्रिनेत्र में संख्या आई, पर त्रिनेत्र जो है संकर जीव कहते हैं, तो वो बहुवचन समास में चला जाएगा।
ठीक है, शंकर जी जो है त्रिनेत्र जो हैं बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। पर यदि आप इसका जैसे कहते हैं चौराहा, तो चौराहा कहने से इसमें कोई किसी का नाम नहीं आता। एक आता है कि चौराहा मतलब चार राहों का समाहार, चार राहों का समूह, इसमें किसी अन्य का नाम नहीं आता है, तो ये द्विगु समास हुआ। जिस संख्यावाचक शब्द में किसी अन्य का नाम आता है वहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे दशानन, तो दशानन में भी आपके 10 आनन मतलब 10 हैं सर जिसके, तो 10 संख्या आई पर दशानन जो है हम रावणों कहते हैं, तो रावणों कहते हैं तो आपका आएगा बहुव्रीहि समास में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं पहला पद संख्यावाची तो होता है, पर संख्यावाची के साथ साथ उसमें किसी का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद संज्ञा होती है। दोनों पद जो है वो संज्ञा होती है या प्रधान होती है। ठीक है, जैसे कि माता पिता। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दिन रात, शुभ लाभ, आना जाना, दोनों पद प्रधान हैं, तो ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें एक और रहता है, इसमें योजक चिन्ह होता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। दोनों समास के, दोनों सामासिक पद के बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास का अभी हमने द्विगु समास बताया था, तो बहुव्रीहि समास के भी हमने इसमें साथ में बता दिया था कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, तो आप इसका भले ही समास से विग्रह करते हैं पर नाम किसी और का आता है। जैसे लंबोदर, पीताम्बर, तो नाम किसी और का आएगा, तो नाम किसी और का आता है मतलब बहुव्रीहि समास। क्लियर? चलिए एक बार और देखते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है या दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आते हैं, तो तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। कैसा? तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद। क्लियर? तो इनको अगर हम याद करने की दृष्टि से देखें तो इसका पहला पद प्रधान, पहला पद, इसका दूसरा पद, ठीक है, इसका पहला पद विशेष्य प्लस विशेषण, दूसरा पद विशेषण होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, इसमें दोनों पद प्रधान। चलिए देखिए, तो इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा, इसमें विशेष होता है, दूसरा पद विशेषण होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है। चलिए एक दो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लंबोदर। अब लंबोदर जो है किस समास में आएगा? लंबोदर देखिए पहले कि लंबोदर किसे कहते हैं हम? गणेश जी को। गणेश जी को कहते हैं तो अन्य पद, न किसी और का नाम आता है तो अन्य पद प्रधान, अर्थात इसमें कौन समास होगी? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे कि कहते हैं हम व्यायाम शाला। शाला जो है प्रधान है, व्यायाम लगा दिया तो व्यायामशाला बन जाती है, मधु लगा देंगे तो मधुशाला बन जाएगी। तो इसमें कौन सा दूसरा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान मतलब तत्पुरुष समास। और साथ में इसका अगर हम कारक चिन्ह भी देखें, कारक विभक्ति देखें, तो व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। ठीक है, इसके अनुसार भी दूसरा पद प्रधान आता है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगी। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो पंचवटी, चौराहा जो हो जाते हैं द्विगु समास के।
कर्मधारय समास में, तो कर्मधारय समास में ये देखो आप कि अगर दूसरे पद जो है वो सामान्य होता है और पहला पद जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील गाय है तो गाय जो है, गाय देखे होंगे आपने, नील गाय उसकी विशेषता हो जाएगी। कमल देखें आपने, नील कमल उसकी विशेषता हो जाएगी, कमल कैसा है, नीला है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके समास के प्रकार। 6 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। सारे समास के हमने परिभाषा समझा दी है, साथ में इसके 1 वर्ड में इसकी परिभाषा भी लिख दी है, कौन सा पद होता है। चलिए, हमने जैसे कहा था आपसे कि समास के प्रकार तो हो जाते हैं। समास के प्रकार अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि समास में है कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन से प्रकार जो है नए नए इसमें आ चुके हैं। तो वही हमने बताया था आपको कि हम आपको जो भी अपडेट होता जा रहा है वो अपडेट के साथ हम आपको उन व्याकरण के बारे में या ग्रामर के बारे में जो भी टॉपिक रहेंगे उनको हम जो अपडेट हो जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो यह जो है आपने प्रयोग के आधार पर नहीं पढ़े होंगे, पदों के आधार पर नहीं पढ़े होंगे, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कि प्रयोग के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर आपके समास के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। संयोग मूलक समास, प्रयोग के आधार पर संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास, ये 3 प्रकार होते हैं। संयोग मूलक, आश्रय मूलक, वर्णन मूलक, ये 3 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं कि संयोग मूलक समास की परिभाषा क्या होगी। तो संयोग मूलक समास जो है दोनों पद संज्ञा होते हैं या दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यदि आपको ये वाला इसकी परिभाषा याद नहीं होती है तो इसकी परिभाषा में ऐसे याद कर सकते हैं कि संयोग मूलक समास जो है वो द्वंद्व समास की उसकी परिभाषा बनती है। द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद संज्ञा होते हैं, संज्ञा होती है। तो उसमें दोनों पद जो हैं वो संज्ञा हैं, संज्ञा है मतलब जैसे माता पिता है, दिन रात है, तो जो हो जाएगा आपका संयोग मूलक समास। क्लियर। और भी इसमें जैसे माता पिता, भाई बहन, माता भाई बहन और पुत्र पुत्री, ये संज्ञा हो जाती है। तो संज्ञा होती है, ठीक है, या दोनों पद प्रधान होते हैं या द्वंद्व समास होती है, तो वो कहलाता है संयोग मूलक समास। दूसरी देखते हैं आश्रय मूलक। तो आश्रय मूलक समास की में क्या होता है, पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेषण होता है। तो पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेषण होता है। तो ये वाला परिभाषा जो है आपको कर्मधारय समास में मिलती है। तो जो कर्मधारय समास है वो हो जाती है आपकी आश्रय मूलक समास। ठीक है। तो जैसे शीश महल है, तो महल जो है, महल की विशेषता क्या बताई है, शीश महल। ठीक है, महल एक सामान्य कथन है, सामान्य वस्तु है, सामान्य पद है, उसकी विशेषता बताता है शीश, तो शीश महल हो जाएगा। ओके, ये आपकी संयोग मूलक समास, इसमें द्वंद्व समास जैसी परिभाषा रहती है, द्वंद्व समास के इसमें एग्जाम्पल रहते हैं। अब देखते हैं आश्रय मूलक। तो आश्रय मूलक में बताया हमने, पहला पद विशेष से होता है, दूसरा पद विशेषण होता है, और इसमें अगर समास की बात की जाए तो कर्मधारय समास ही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे वर्णन मूलक समास। तो वर्णन मूलक समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास इसकी परिभाषा होती है। इसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होती है। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अव्ययीभाव समास की परिभाषा पता है तो वही परिभाषा वर्णन मूलक समास की होती है। ठीक है। इसकी अगर हम उदाहरण देखें तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, भरपेट, जो इसके एग्जाम्पल रहेंगे वही एग्जाम्पल इसमें आएंगे। देखा आपने। तो अगर आपको प्रयोग के आधार पर समास के भेद नहीं पता है तो ये आपके प्रयोग के आधार पर समास के भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, साथ में 3 भेद, संयोग मूलक, आश्रय मूलक, वर्णन मूलक। ठीक है। चलिए, अब जैसा हमने कहा था आपसे कि प्रयोग के आधार पर समास के भेद ये आपको बता दिया हमने। अब देखते हैं, ये हो गया आपका ये। अब देखते हैं पदों के आधार पर समास के भेद। तो पदों के आधार पर समास के भेद क्या होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं।
पदों के आधार पर समास के भेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्व पद प्रधान, तो जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तो ये वाले समास, अव्ययभाव समास। उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद प्रधान किस किस का समास का होता है? द्विगु समास का भी होता है, कर्मधारय समास का भी होता है, तत्पुरुष समास का भी होता है। तो अगर इसकी परिभाषा आपको लिखने आती है, परिभाषा आती है, तो आपको ये लिखना है पूर्व पद प्रधान क्या होता है? जिस समास का, जिस शब्द का पूर्व पद प्रधान हो। ये आपको समझाने के लिए है कि जो परिभाषा इसकी बनती है वही परिभाषा इसकी बनती है। ये उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद में कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास, इन सारे समास की पद जो है उत्तर पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान, दोनों समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान, दोनों पद प्रधान नहीं हो तो वो होती है आपकी बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। देखा हमने, तो ये आपके पदों के आधार पर या पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार होते हैं समास के, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, और समास के वैसे आपके 6 प्रकार आपने पढ़े होंगे, 6 प्रकार वैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण जो हैं वो आपको जो इसके रहते हैं वो इसके भी रहते हैं और वही इसके रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इन समासों का ही न कहीं नाम भी आता है, ताकि परिभाषा जो है वो ये परिभाषा जो इसकी अगर आपको याद है, इनकी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। अगर जी आपको समझ में आ गए हैं तो ये वाले भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको पदों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और समास के प्रकार और समास के शाब्दिक अर्थ, समास क्या होते हैं, उसके उदाहरण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमें क्या देखना है? तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के उपभेद, कर्मधारय समास के भेद, कर्मधारय समास के उपभेद, द्विगु समास और द्वंद्व समास के भेद, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। चलिए तो अब देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार क्या होते हैं और तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद क्या होते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के पहले हम देखते हैं प्रकार या भेद। तत्पुरुष समास में आपके कारक विभक्ति या कारक चिन्ह पाए जाते हैं, ये हम पहले से बता चुके हैं और आप जानते भी हैं। साथ में कारक चिन्ह का पता है आपको 8 होते हैं, पर प्रयोग की दृष्टि से 6 प्रकार ही इसमें होते हैं। कारक चिन्ह में से 8 होते हैं, सो पहला वाला कारक चिन्ह और अंतिम वाला कारक चिन्ह इसमें छोड़ देते हैं। दूसरे कारक चिन्ह से 7वें नंबर तक कारक चिन्ह इसमें आता है। अगर विभक्ति की बात की जाए, जो कर्म जो है इसका कारक चिन्ह जो है वो को होता है, कि कर्ता ने कर्म को, तो कारक चिन्ह को होता है। विभक्ति की बात की जाए तो विभक्ति द्वितीय होती है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि जो कारक चिन्ह के अनुसार भी पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है कि तृतीय है कि चतुर्थ है। तो जैसे लिखे हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, तो ये 7 विभक्ति हूँ जो इसमें दी हैं वो होती है। पहली वाली छोड़ देते हैं और अंतिम वाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका कारक चिन्ह कर्म का को होता है, कर्ण का के द्वारा से होता है, संप्रदान का के लिए होता है, अपादान से या अलग की स्थिति में होता है, संबंध का के की, इससे संबंध बताते हैं, साथ में अधिकरण में और पर बताते हैं। ठीक है, ये हो जाते इसके क्या प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं किसको हम पहचाने कैसे। जैसे आप देखते हैं रथ चालक, ठीक है, तो रथ चालक, इसमें आप समास का अगर इसमें समास से विग्रह करते हैं तो रथ को चलाने वाला, तो को विभक्ति आती है, तो रथ को चलाने वाला, तो ये हो जाता है आपका तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, रथ को चालक, बैलगाड़ी को चलाने वाला, या ऐसे उदाहरण जो है आते हैं जिसमें को आता है। दूसरा देखते हैं कर्ण, के द्वारा या से, जब किसी के द्वारा कोई काम करते हैं या किसी से कोई काम कराते हैं तो वो आता है से या के द्वारा। ठीक है, जैसे स्व रचित, स्व खुद के द्वारा रचित, या खुद से रचित, या स्वयं से रचित, तो स्वयं से रचित, खुद से रचित, स्वरचित। मन चाहा, मन से चाहा, या मन के द्वारा चाहा, इसमें आपका से और के द्वारा ही आएगा। ठीक है, और देखते हैं संप्रदान, संप्रदान मतलब के लिए होता है,
तो के लिए होता है, जैसे कि विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए एक स्थान, जिसको हम विद्यालय कहते हैं। ठीक है। अब सत्याग्रह, सत्र के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो जी हो जाता है, इसमें के लिए तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है। अब देखते हैं अपादान। तो अपादान में क्या होता है, अपादान का मतलब से, तो इसका भी से होता है, इसका भी से होता है, पर इसमें अलग होता है, इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, इसमें अलग होता है। काम चोर, तो काम से जी चुराने वाला, मतलब काम जो करता है उसका जी चुराने वाला, तो अलग हो जाता है। देश निकाला, देश से निकाला, तो से तो आता है पर इसमें अलग हो जाता है, इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। मन से चाहा, मन से चाहा, चाहना भी है और मन से भी चाहा, दोनों मिलकर होते हैं, इसमें दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं संबंध। संबंध क्या होता है, इसमें संबंध बताते हैं, और संबंध बताने के लिए का, के, की का प्रयोग करते हैं। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, या देव पूजा, देव की पूजा, तो ये राजापुत्र और राजापुत्र और देव की पूजा, तो ये हो जाते हैं आपके संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। अंत में है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर, तो मैं और पर इसके कारक चिन्ह होते हैं, और जब इसके हम उदाहरण देखते हैं तो उसमें मैं और पर में से आता है। दान वीर, दान में वीर, दान करने में जो वीर होता है उसे हम दानवीर कहते हैं। कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल। ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके तत्पुरुष समास के भेद। और तत्पुरुष समास के भेद जो हैं वो हमने बताया आपको कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक विभक्ति की बात की जाए, कारक चिन्ह की बात की जाए तो वो 8 होते हैं। पहला वाला कारक चिन्ह, अंतिम वाला कारक चिन्ह इसमें छोड़ देते हैं कि उनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो 6 होते हैं। तो ये कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम विभक्ति इसमें होती हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कौन कौन सी विभक्ति होती है, कितने प्रकार होते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। ठीक है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के भेद देख लिया आपने। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद क्या होते हैं। तो उपभेद जो हैं ये 3 होते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास होता है, पर कभी कभी ऐसा नहीं है कि आपको कारक चिन्ह ही होते हैं, कारक चिन्ह के अलावा भी बहुत कुछ होता है और उसको हम अलग कर देते हैं। तो वो कौन कौन चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। नन समास, नन समास में पहला पद क्या होता है, निषेधवाची होता है, निषेधवाचक, नकारात्मक होता है पहला पद। असंभव, संभव मतलब संभव था, असंभव आ लगा दिया तो असंभव हो गया, अब वो काम नहीं कर सकती, असंभव हो गया। तो इसमें क्या होता है, निषेधवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो निषेधवाचक में या हम कह सकते हैं इसमें उपसर्ग लगाते हैं। ठीक है। ओके। नन समास पहला पद निषेधवाचक होता है, इसमें पहला पद निषेधवाचक है, उपसर्ग लगाते हैं। उत्तर, उपपद, उपपद, पद तो होता है उपपद, इसमें क्या होता है, दूसरा पद जो है वो अलग से उसका कोई अर्थ नहीं होता, अलग से उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, समास के पीछे लगकर उसका अर्थ बता देते हैं, या ये पीछे लगने वाले प्रत्यय का काम करता है, पीछे लगने वाले के लिए प्रत्यय काम करता है, अलग से उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे लकड़हारा, तो हारा जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इसको प्रत्यय के रूप में अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है फिर। ठीक है। तो इसका अर्थ प्रत्यय के रूप में हो जाता है, अलग से इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये जाती है उपपद, तत्पुरुष समास के उपभेद में उपपद। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं लुप्त पद। तो आपने देखा था यहाँ पर कि कारक चिन्ह होते हैं और जब उसको समास पद बनाते हैं तो समास पद में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, पर इसमें लुप्त पद में कारक चिन्ह के साथ साथ पदों का भी लोप हो जाता है। दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ में अधिकरण तत्पुरुष समास है, पर इसका अगर हम समास पद बनाते हैं, सामासिक पद, दही में डूबा हुआ भी इसमें लुप्त कर देते हैं। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में
कि ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वाला आता है प्रकार लिखने, हो सकता है क्योंकि ये समास संधि जो है संस्कृत और हिंदी में दोनों में मानी जाती है समास। तो समास आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़नी पड़ेगी और साथ में संधि भी आपको दोनों जाननी पड़ेंगी, समास हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो ये उपपद और लुप्त पद, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें तो इसमें समास में आए हुए कारक चिन्हों के साथ पदों का भी लोप हो जाता है, पदों को भी लुप्त कर देते हैं। तो यह हो जाता है लुप्त पद समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ऊंट गाड़ी, ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी या ऊंट से चलने वाली गाड़ी। तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास के भेद और तत्पुरुष समास के उपभेद। ठीक है, अब देखेंगे हम कर्मधारय समास के भेद, कर्मधारय समास के उपभेद, द्विगु समास के भेद और द्वंद्व समास के भेद। तो अभी आपको जो 4 चीज़ और देखना है तो देखते हैं अभी हम। ठीक है, कर्मधारय समास के, चलिए अब देखते हैं कर्मधारय समास के भेद और कर्मधारय समास के उपभेद। तो कर्मधारय समास के पहले भेद देखते हैं। तो विशेषण पूर्व पद, दूसरा पद इसमें विशेषण होता है, पहला पद विशेष होता है। ठीक है, विशेषण विशेष पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, तो इसमें ये विशेष करके संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है विशेष पूर्व पद, तो इसमें दूसरा पद विशेष, पहला पद विशेष, पहला पद विशेष, दूसरा पद विशेषण। ठीक है, और इसमें विशेष होता है दूसरा पद, पहला पद विशेषण। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं विशेषणों भय पद, यह दोनों पद इसमें विशेषण होते हैं, दोनों पद जो है विशेषण होते हैं, एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कहनी, अंश कहनी, और इसमें क्या होता है दोनों पद जो हैं दोनों पद विशेष होते हैं। तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अगर इनके आपको प्रकार पता हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, आज ये प्रकार पता है, कर्मधारय समास प्रकार जो 4 होते हैं, 4 प्रकार में विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विशेषण, विशेषण भय पद, विशेष्यो भय पद। इसमें दोनों पद विशेष होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्मधारय समास के उपभेद कौन कौन से होते हैं। कर्मधारय समास के उपभेद, उपमान कर्मधारय समास। उपमान दोनों शब्दों के बीच जैसा होता है, जैसे कि विद्युत चंचला, तो विद्युत जैसी चंचल। ठीक है, दोनों पद के बीच क्या होता है जैसा शब्द रहता है और जय शब्द का क्या होता है इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, उपमित कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास, पहला पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान होता है। जैसे कि नरसिंह, ठीक है, तो नरसिंह जो है इसमें पहला पद उपमेय है, दूसरा पद उपमान है। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रकार होता है रूपक कर्मधारय समास। रूपक तो एक दूसरे में इसमें आरोप लगाते हैं, एक दूसरे में इसमें आरोप लगाते हैं, क्योंकि रूपक की पहचान यही होती है। जैसे मुख चंद्र, अब मुख चंद्र, मुख और चंद्र को दोनों को एक बता दिया है। हम मुख को चंद्र के समान भी कह सकते हैं और चंद्र को मुख के समान भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है दोनों में आरोप लगाने का होता है। ठीक है, तो ये आपने देखे कर्मधारय समास के भेद और कर्मधारय समास के उपभेद। ठीक है, देखते हैं द्विगु समास के भेद और द्वंद्व समास के भेद। तो द्विगु समास के भेद जो हैं वो 2 होते हैं, समाहार दीर्घु और उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान भी रहता है और समाहार, समाहार मतलब जिसमें समूह की बात की जाए, एक समाहार की बात की जाए या संगठन की बात की जाए। त्रिलोक, 3 लोक का समाहार, 3 लोक का संगठन, तो ये त्रिलोक समाहार द्विगु। दूसरा होता है इसका उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद मतलब दूसरा पद इसमें प्रधान रहता है। जैसे दुमाता, तो माता प्रधान है। अब दु शब्द के अर्थ जो है दो माता के अर्थ भी इसमें 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो पीछे वाला पद जो है उत्तर पद जो है इसमें प्रधान रहता है। ठीक है, तो दूसरा पद प्रधान रहता है, पहला पद जो है प्रधान नहीं रहता, उसके अर्थ 2 भी हो सकते हैं। ये दुमाता, तो दुमाता मतलब इसके 2 अर्थ होते हैं, दू के, दो माता भी हो सकता है, और जो माता दूध पिलाती है वो भी अर्थ हो सकता है। द्वंद्व समास जो है, अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसकी परिभाषा आपको पता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, पहला पद संज्ञावाची होता है,
इसकी परिभाषा दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो हैं इक्वल होते हैं, प्रधान होते हैं, एक से होते हैं। अब इसके देखते हैं इतरेत, इतरेतर द्वंद्व समास, जिसका प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, और से दोनों पद जुड़े होते हैं, और से, जैसे अमीर और गरीब, राम और कृष्ण, ठीक है। तो ये क्या देखा आपने, इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें और से दोनों पद जुड़े होते हैं, ठीक है। समाहार, समाहार में क्या होता है, समूह का बोध होता है, जैसे कि दाल रोटी, तो दाल रोटी में क्या होता है, समूह का बोध होता है। अगर दाल रोटी है तो उसके साथ और भी चीज़ें होंगी, हाथ पैर है तो उसके बाद हाथ पैर नहीं होंगे, कुछ और भी चीज़ें होंगी, तो इसमें समूह का बोध होता है, ग्रुप का। वैकल्पिक, इसमें विकल्प रहता है, कभी पाप और पुण्य एक साथ नहीं होते, या तो पाप हो गया पुण्य होगा, विरोध बताते हैं एक दूसरे के शब्द, ठीक है, एक दूसरे शब्द क्या होते, विरोधवाची होते हैं। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास, पाप पुण्य या भला बुरा, इसमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमने समास में, समास की क्लास में समास के शब्द कर देखा। सामासिक पद क्या कहलाते हैं, सामासिक पद वो पद कहलाते हैं जो समास के नियमों को या नियमों के अनुसार बनाए गए हों, वो कहलाते हैं सामासिक पद। समास के प्रकार देखे, प्रयोग के आधार पर प्रकार देखे, पदों के आधार पर प्रकार देखे, तत्पुरुष समास के भेद, उपभेद, कर्मधारय समास के भेद, उपभेद, और द्विगु समास के भेद और द्वंद्व समास के भेद, ये हमने देखा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समास में कुछ नया मिला होगा देखने के लिए, कि समास में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जुड़ चुकी हैं, और समास में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अब आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।